हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि आपका गेट 2022 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। मैं एग्ज़ाम रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल के ऊपर और आपके नंबर ऑफ़ कमेंट्स और लाइक्स देख के समझ में आ रहा है कि आपका भी काइंड ऑफ रिव्यू कुछ वैसा सा एग्ज़ाम को लेके। अभी ना बहुत सारे मैं मेल्स चेक कर रही थी, आप ऑलरेडी डीमोटिवेट हो गए हो ये सोच के कि मेरा गेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़राब हो गया है और अब नेट का एग्ज़ाम कैसा होगा हमें नहीं पता। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम गेट का जैसा होना था हो गया है। अभी कट ऑफ कितनी आएगी ये हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में कितनी आएगी नहीं पता, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जैसा परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे होता है, सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है और सिर्फ ये सोच के कि मेरा गेट का एग्ज़ाम बहुत ख़राब हो गया, पता नहीं मैं नेट में कैसा परफॉर्म कर पाऊंगी या कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, अभी से ना अपने दिन को ख़राब मत करो। आप सोच के देखो, आज 7 फेब है और आपका एग्ज़ाम है 16 फेब को, नेट का एग्ज़ाम। सो गेट का अगर ख़राब हो भी गया है किसी रीज़न की वजह से, खुद को मोटिवेटेड रखो कि जो मिस्टेक्स आपने गेट के एग्ज़ाम में की हैं आपको वो रिपीट नहीं करनी। आप एक बार जाके देख चुके हैं, है ना, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि गेट के एग्ज़ाम से हमें एक लेसन मिल गया, हमें इन वाली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। अराउंड 10 डेज़ हैं अपने पास। सो नेट का एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम की वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर इतनी प्रिपरेशन करी है, इतना टाइम दिया है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को, तो लास्ट में आके ऐसे नहीं करना। ठीक है, अभी पता चला आपने क्या किया, गेट का एग्ज़ाम खराब हो गया, आपने 2-3 दिन सिर्फ ऐसे सैडनेस में निकाल दिए कि मेरा एग्ज़ाम तो खराब हो गया है, मुझे नहीं पता अभी मुझे क्या करना है। 2-3 दिन के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपके 2-3 दिन वेस्ट हो चुके हैं। अगर आप उसमें रिवाइज़ कर लेते, कुछ अच्छी पोजीशन पे होते हैं इस टाइम पे, तो रिविजन पे फोकस करो। अगर आप कुछ टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है कहीं पे, प्लीज़ वो टेस्ट सीरीज़ दे लो। जो मिस्टेक्स हैं ट्राई करो उनको अच्छे से एनालाइज करने की, जो आपको लगे है अपने वीक एरियाज गेट वाले एग्जाम में उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। एक बार नेट का एग्जाम दे लो, उसके बाद सोचते रहना क्या करना है आगे। ठीक है, लेकिन तब तक एटलीस्ट मोटिवेटेड रखो खुद को, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। सही है, ओके। तो अभी ना, क्योंकि आपका एग्जाम हो गया है, अभी आपका मेन होगा कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हो गए, कितने नेगेटिव में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्विकली ये सारा सोल्यूशन देखेंगे फटाफट कि आंसर क्या होने वाला है, आप देख लेना। और कुछ ना ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं, अगर उनको आंसर पता चल जाए, उनका गलत हो जाए, तो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सोल्यूशन देखने के बाद आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये वीडियो मत देखो। ठीक है, आप आराम से नेट का एग्जाम देकर आओ अपना, उसके बाद आके देख लेना, यही रहेगी चैनल पे वीडियो। समझ रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आंसर्स मैच करने से और ज़्यादा डीमोटिवेशन आएगी, मत देखो, जाके अपना रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अभी बस स्टार्ट करते हैं। सो इस वाले वीडियो में अराउंड 50 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक से। ओके, तो सबसे पहले ना जो मुझे हाँ, ये वाली चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन है। हो सकता है कुछ वैल्यूज आगे पीछे हो गई हो, एग्जाम में कुछ और हो, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना। बाकी हम जो मेन फोकस है वो मेथड के ऊपर करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। आपको बताना था प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR में कितने सिग्नल्स आएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मैंने कार्बन पे नंबर भी डाल दिया है। इन दोनों का सेम सिग्नल आएगा, ऐसे ही इन दोनों का सेम आएगा, जिसपे सेम नंबर है उनके सेम सिग्नल आने वाले हैं। तो ऐसे करके अपने पास टोटल 8 टाइप ऑफ कार्बन्स हैं। सो यहाँ पे हमें 8 टाइप ऑफ सिग्नल्स ही देखने को, मतलब 8 सिग्नल्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो NAT टाइप क्वेश्चन था, आपको 8 यहाँ पे लिखना था। यहाँ पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल वाले पोर्शन से। आपको जैसे पता है कि गेट वाले एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स में ना ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको अमीनो एसिड से ही देखने को मिलते हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन था। एक कोई ट्राईपेप्टाइड है जिसको ट्रीट किया गया है फिनाइल आइसोसाइनाइड के साथ, उसके बाद डाइल्यूट HCl डाल दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको MNO करके ऐसे दिया हुआ था, बताना था कि कौन सी ट्राईपेप्टाइड होगी। तो आपको ये पता है कि जब भी हम बात करते हैं ट्राईपेप्टाइड की, यहाँ पे नाइट्रोजन टर्मिनल हो गया, बीच में कुछ कुछ लगा दो सब कुछ, और लास्ट में यहाँ पे कार्बन टर्मिनल। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो जो ये वाली अमीनो एसिड यहाँ पर होगी वो यहाँ पे अटैक करने वाली है, उसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन टर्मिनल वाले में मिलने वाली है हमें अमीनो एसिड, कौन सी थी, वो ग्लाइसिन थी। ठीक है, ऐसे MNO करके कुछ दिया हुआ था, एक साइक्लिक कंपाउंड आपको गिवन था, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे क्लीव करके, तो वो ग्लाइसिन थी अमीनो एसिड। तो ये वाली आपके पास ट्राईपेप्टाइड होगी। यहाँ पर आते हैं, N2H4 ये है डाईइमाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके लिए ना मेन पॉइंट ये है कि ये सिन पाथवे फॉलो करता है और एल्कीन्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद वैसे मेन ये होता है कि जितनी लेस सब्सटीट्यूटेड होगी एल्कीन, उसको उतना अच्छे से रिड्यूस करेगा। जैसे सपोज करिए कि एक एल्कीन आपके पास है ट्राई सब्सटीट्यूटेड, एक है मोनो सब्सटीट्यूटेड,
तो ये प्रेफरेंशियली जाके मोनो सब्स्टिट्यूटेड को रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड है। डिफरेंस क्या है, ये वाली ट्रांस है, ये वाली सिस है। तो अगर बात करें सेलेक्टिविटी की, तो ये ट्रांस वाली एल्कीन को ज़्यादा सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है। इसीलिए जिस ऑप्शन में ऐसे गिवन था ना, ट्रांस वाली को रिड्यूस करा रखा था, वो होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये था MSQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहां से यहां पहुंचना है, कौन सा रिएजेंट यूज करके पहुंच सकते हैं। ये क्या है आपके पास, ये है DMDO, डाइमिथाइल डाइऑक्सिरेन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इपोक्साइड बना सकता है। H2O2 NaOH स्पेसिफिक होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे क्या करता है, इपोक्साइड बना सकता है। तो ये भी ठीक होगा। अगर हम डाल दें यहाँ पे डाइबल H, क्या करेगा वो, पहले इसको रिड्यूस कर देगा, इसको OH में चेंज कर देगा, फिर अगर आप ऐड करोगे मेटा CPPA, फिर इपोक्साइड बना देगा। तो बेसिकली इस वाले केस में हमें यहाँ पे OH देखने को मिलेगा, वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, ये तो बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होता, उसको ये एल्डिहाइड में चेंज कर देता, सेकेंडरी होता उसको कीटोन बना देता। ठीक है, वैसे तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन A एंड B जो है वो करेक्ट रहेंगे आंसर्स। आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करके लिख लो। यहाँ पे फिनाइल आ जाएंगे दोनों, और यहाँ पर ये दोनों अराइल ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह से है। जो अराइल ग्रुप है इसको मेंशन कर रखा था, ये कुछ ऐसा ग्रुप था, फिनाइल रिंग के साथ CN ऐसे। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे रेडिकल्स में क्लीव कर लेते हैं, साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनेगी, ऐसे दिखाएंगे रेडिकल रेडिकल दोनों साइड। यहाँ पे अराइल लगा दो। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल वाला रेडिकल कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो स्टेबलाइज करेगा रेडिकल को, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको यहाँ से करेंगे क्लीव, वापस से पाई बॉन्ड बनेगा, और जो ये वाली कार्बन है वो इस वाली कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगी, ये बन जाएगा। तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। यहां पर आपको बताना था ये रिएक्शन, मेरे एग्जाम में तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये देखने को मिला था कि MCQ टाइप क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बताना था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ब्यूटाइल लिथियम है, आपको दिख रहा है Br लगा हुआ है यहाँ पर, क्या होगा, मेटल हेलोजन एक्सचेंज। अब डिसाइड हमें ये करना है कि इस वाले को रिप्लेस कराना है या फिर इसको करवाना है। कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे देखेंगे, लिथियम है यहाँ पे और यहाँ पर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे चिलेशन होगी लिथियम के साथ, दैट मीन्स ये ज्यादा प्रोबेबल होगा निकलने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, ये ऐसे बना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, PHCHO, ऐसे दिखा सकते हैं इसको, बस। अब ये करेगा डैग, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सही है, इजी क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन था, 1 मार्क का ही था। यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, अगर ध्यान से करेंगे हो जाएगा आराम से। एक नेम्ड रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर हम बेस का फर्स्ट इक्विवेलेंट डाल दें तो क्या होगा, सबसे एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा, यहां पर दिखा सकते हो, और साथ में यहां भी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इन दोनों में से एक निकाल दें, क्योंकि जैसे H+ निकलेगा यहां से, इधर बनेगा कार्बोनाइन। अब ये इस रिंग के ऊपर भी डीलोकलाइज हो सकता है और यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो सकता है ना। तो इसको निकालना एकदम सही है। अब अपने पास है मिथाइल आयोडाइड, यहाँ से I- निकालो बाहर, इसका अटैक करवाओ, अटैक करवा दे, यहाँ पर आएगा मिथाइल। ठीक है, अब एक इक्विवेलेंट और है अपने पास बेस का, वो इस वाले H+ को निकाल देगा, इधर माइनस आएगा, फिर वो दूसरे वाला जो इक्विवेलेंट है मिथाइल आयोडाइड का, उस पर अटैक कर देगा। ऐसे करके फिर यहाँ पे भी मिथाइल आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, हमने बना लिया। यहाँ पर आते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है, डायरेक्ट रिएक्शन करवा के आपको पूरा मैकेनिज्म लिखने की नीड भी नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से H2 लिया हमने, यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐसे बना। ये क्या है, PCl5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है,
बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बना तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यहां से हम इसको निकालेंगे, डिहाइड्रेशन करवाना है इसने, ठीक है, इसको आप निकाल दो बाहर यहां से। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मैं इसको ऐसे क्लीव करा दूं तो जो ये पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर क्या है, वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल है। और अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है और स्टेबल क्योंकि बन रहा है, साथ में बेंजीन रिंग भी लगी हुई है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं होगी, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी वाला बोन पूरा क्लीव होगा और यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। CH2 CN बन जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पर अपने पास ये लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन करा देंगे, यहां से H+ निकाल दो, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आई थिंक ये क्वेश्चन नेट में पहले पूछा जा चुका है। कैसे करेंगे, देखो, जहां पर आपको फ्लोरीन और सिलिकॉन साथ में दीजिए, समझो कि इनका कुछ ना कुछ रिएक्शन पक्का होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है CS+, F-, सिलिकॉन के पास है D ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें फ्लोरीन का, ये बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्लीव कराएंगे, OTF- बाहर, तो ऐसे करके हमें मिलेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसे, ठीक है। अब अपने पास ये है, क्या करें इसका, आपको पता है यहाँ पे CH2 है, एक्टिव मिथिलिन है, H+ आराम से निकल जाएगा। जैसे ही H+ निकालोगे, रिएक्टिव तो है ही ये, दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है, जैसे मर्जी अटैक कराओ, मैंने ऐसे करा दिया ऐसे, ठीक है। क्या होगा अटैक कराने के बाद, इधर नेगेटिव, यहाँ पे है CH2, ये अटैच एक तो CO Me से, और एक साइड पे लगा हुआ है एस्टर COOMe, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से ये वाली कार्बन है, एक ये वाली कार्बन है, दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, आपको पता है कीटोन वाली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है ना, तो रिएक्शन यहीं पर होने वाली है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे क्लीव कराऊं और इसको वापस ले आऊं तो क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा COMe, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज्ड भी है, तो ये वाला इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया। जो नेगेटिव चार्ज है को यहाँ पे भी डिलोकलाइज हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कराएंगे, और ऐसे कराने के बाद यहाँ तो आ गया COMe, और यहाँ पर आ गया CH2 COOMe, ऐसे करके इधर नेगेटिव है, वर्कअप के बाद H आ जाएगा, सही है। तो यही था आपका फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास ना एक और नेम्ड रिएक्शन है, फेवर्स की रीअरेंजमेंट। कैसे करवाएंगे, सबसे पहले बेस है, यहाँ जो ये H लगे हुए हैं किसी को भी निकाल दो, दोनों साइड इक्विवेलेंट है, कोई भी निकाल दो। लेट्स से मैंने ये वाला H+ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से H+ निकालेंगे, इधर माइनस आएगा, इतना क्लियर है। अभी कोई क्या है, इसको खोल के लिखते हैं पूरा, COOMe, यहाँ भी OMe, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने किया, अटैक कराया, इसको बाहर निकाला, इसको वापस लाए, क्लियर है। तो ऐसा करके मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें मिलेगा यहाँ पर COOMe, और नीचे अपने पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ Br2 क्या करवा सकते हैं, देखो हम एक काम कर सकते हैं, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इस तरफ लगा हुआ है COMe, है ना। तो यहां पर आप पहले इसको इनोल फॉर्म में बना के दिखा दो। जैसे ही बनाओगे इनोल फॉर्म, ऐसे हो जाएगा ये, है ना। अब जो आपका Br2 है जो गिवन है हमें क्वेश्चन में, यहां से Br- निकालो, इसका अटैक करा दो, क्लियर है। और फिर वापस इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पर ले आओ। तो ऐसे करके हटाते हैं इसको यहाँ से। होना सिर्फ इतना सा है कि अल्फा पोजीशन के ऊपर हमें Br देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ किया था, पहले इनोल बना के अटैक करवाया था, वैसे यहाँ पे भी करवाएंगे क्योंकि 2 इक्विवेलेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा Br, क्लियर है। तो ये वाला इसका भी काम खत्म। लास्ट में देखो, अब होगी यहाँ पर फेवर्स की रीअरेंजमेंट। बेस है सबसे पहले NaOMe, है ना, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ पे कैश लगा हुआ है। जैसे ही H+ निकलेगा,
H प्लस के निकलते ही माइनस। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस बाहर, इसका यहाँ पे अटैक ऐसे, और यहाँ पर आ गया CO OMe। क्लियर है? और यहाँ पे अपने पास इथाइल ग्रुप है। अब क्या है? Na प्लस OMe माइनस। अब कोई एसिडिक प्रोटोन तो है नहीं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। कीटोन वाला ग्रुप है, ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दिस, तो जो अटैक होने वाला है वो यहीं पर होगा। सही है? अटैक होने के बाद, वैसे मैंने सोचा था कि मैं बहुत फास्ट कराऊंगी ये वाली वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी, बट ये फिर से लेंदी हो रही है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर ये आया O माइनस, यहाँ पर आया OMe। ठीक है, अब ना हमें बॉन्ड क्लीव करना है। अगर मैं यहाँ से क्लीव करूँगी तो कार्बनाइज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहीं से क्लीव करेंगे, इसको वापस लाएंगे। तो ऐसे करके ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर है CO OMe, इधर माइनस आएगा, वर्कअप के बाद H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? OMe है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये बन गया अपना M। अब इसके बाद इसमें ऐड किया गया है डाइबल H। क्या करेगा वो? इसको चेंज कर देगा अल्कोहल में। ठीक है, ऑप्शन में गिवन था, यहाँ पे भी CH2OH हो जाएगा और यहाँ पे भी CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट N। क्लियर है? आगे चलते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? क्लीव करवाया, यहाँ से इधर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो Me कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर आया पॉजिटिव, इधर माइनस है। ठीक है, अपने पास क्या है? सिस एल्कीन है। सिंपल रिएक्शन करवाएंगे, दोनों मिथाइल सेम साइड पर है, रिएक्शन होने के बाद भी सेम साइड पर ही रहेंगे। कैसे बनेगा? ऐसे। लेट्स से मैंने दोनों को वेज पे दिखाया, सपोज अगर मैंने इसको वेज पे दिखाया तो मुझे इसको भी वेज पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या है? H2 और साथ में रेनी निकल क्या करता है? ये करवाएगा हाइड्रोजनोलिसिस। यहाँ से तो हेटेरो एटम का बॉन्ड है, वीक होता है, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, इसका काम खत्म। ठीक है, आगे देखो क्या होगा? अभी हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? NH को हटाओ, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया है काइंड ऑफ गेट में, ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमने ये बनाया अभी, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं था। सो आपको ना इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? हमारे अकॉर्डिंग तो ये है, आप एक काम करो, यहाँ पे ये डैश पे H भी तो होगा, है ना, थोड़ी सी रोटेशन कराएंगे। कैसे? हमारे ऑप्शंस में ये वाला गिवन था, दैट मीन्स जो ये वाला मिथाइल है इसको हमें प्लेन में लेकर जाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे प्लेन में लेकर आएंगे, ये यहाँ पर आएगा, H को यहाँ ले आओ, ऐसे बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे भी नेम्ड रिएक्शन है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन भी गेट में पहले पूछा गया है, कोरीफ्यूसिस रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पे? जो ये CH जो है ना, इसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है। यहाँ से कार्बीन बनेगी पहले, अटैक होगा इसके ऊपर, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा आपको, इसके पास देखो एक H है और ये पूरा ग्रुप था, है ना, पूरा ग्रुप मैंने लगाया, एक H लगा दिया। ये वाली कार्बन आएगी यहाँ पर, इसके पास आएंगे 2 Br। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ब्यूटाइल लिथियम अगर गिवन होता, तो ब्यूटाइल लिथियम अगर देते पहले क्या होता? यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज होता, लेकिन वो तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स रिएक्शन यहीं पे रुकेगी। इसके बाद जो ऑप्शंस थे उसमें आपको बतानी थी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो ये वाली पीक्स आएंगी उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देखने के 2 Br ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें 3 आइसोटॉपिक सिग्नल देखने को मिलेंगे, मतलब एक ऐसे M वाला सिग्नल हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 इसके आइसोटॉपिक सिग्नल होंगे। रेशियो क्या होती है? Br वाले केस में पास्कल्स ट्राइंगल वाली रेशियो ही फॉलो होती है। क्या होता है? सिंपल, पहले 1 1:1 1:2:1 ऐसे करके। तो हमारे पास 2 Br है, तो ये वाली रहेगी इंटेंसिटी रेशियो 1:1। क्लियर है? यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है जब हम पढ़ रहे थे कैरियोसाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 1, वहाँ पर हमने किया भी है ये। तो यहाँ पर LDA है, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, यहाँ पर है एसिडिक प्रोटोन, नेक्स्ट टाइम में रिएक्शन होगी। मेन पॉइंट क्या था? आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना था, क्योंकि ये वेज पे है तो यहाँ पे डैश पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपका P बन जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करवाया हमने ग्रब्स कैटलिस्ट। क्या होता है?
ऐसा भी क्वेश्चन है, मैंने आई थिंक किसी रैंक बूस्टर में करवाया है, सिंपल आपको ट्रिक भी बताई है कि क्या होता है। इससे मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन इन्वॉल्व हैं। कुछ नहीं करना होता हमें, जो यहाँ से भी आपको दोनों एंड से ना मूव करना स्टार्ट करना है। जो भी सेकंड लास्ट कार्बन होगी उसका, और यहाँ से भी सेकंड लास्ट कार्बन का ऐसे बॉन्ड बना देना है। दैट मीन्स अगर टोटल 7 कार्बन आई है, अब जो रिंग बनेगी उसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, सही है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये वाली कार्बन है, इससे बनाते हैं हम 5 मेंबर रिंग ऐसे। इसके नेक्स्ट वाली कार्बन के पास डबल बॉन्ड आना है, ऐसे हमने बनाया, ठीक है। कुछ मिस तो नहीं कर गए? नहीं, ठीक है। तो ये अपना ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्या है, LiBH4 रिडक्शन होगा, किसका? इस वाले ग्रुप का। क्या बन जाएगा ये? CH2OH। ये बनेगा CH2OH। लेकिन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी थी, तो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे देखेंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला बॉन्ड किस पे? डैश पे है, ये तो डैश पे है ना। तो अगर ये डैश पे है तो यहाँ पे जो भी H लगा होगा वो वेज पे होगा, है ना। आप एक बार नंबरिंग करके देखो, इस वाले कार्बन को 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, ठीक है। सो ये ऐसे करके इसका R होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये वेज पे है, चेंज करके S करेंगे। तो आपको ऑप्शंस में ये चेक कर लेना था कि अगर यहाँ पे डैश पे लगाएं CH2OH तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, और वेज पे लगाएं तो क्या आ रही है। जिसमें S आएगी कॉन्फ़िगरेशन वही वाला मार्क करेंगे, तो इसमें S आएगी। देखो यहाँ मैंने H लगाया, ये 4, यहाँ पे 1 2 एंड 3, R होना चाहिए, वेज पे है, चेंज कर देंगे, S होगा, इसलिए यही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आओ। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इंडोल के लिए सिंथेसिस होती है, ठीक है। बायोटोली इंडोल सिंथेसिस बोलते हैं इसको। इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल ये होता है। तो अगर आपने ये वाली सिंथेसिस पहले कर रखी हो, डायरेक्टली मार्क कर दोगे, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पहले ये वाला करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले नेट में पूछा गया काइंड ऑफ, उसमें ऐसा जो ऑप्शंस थे वो नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था कि इन प्रोटॉन्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एक बार नेट में। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? जब मैंने आपको चैनल पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, ये वाले एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व भी करवाए हैं उसमें। तो कैसे कर सकते हो आप? एक काम कर सकते हो कि इसकी ना मिरर इमेज बनाओ। इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल लगाया हमने, HA लगाया, यहाँ पे HB लगा दिया, ठीक है। हमने बनाई इसकी मिरर इमेज ऐसे, मिथाइल यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, किसी एक H को किसी और एटम से रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से मैंने HB को सपोज D से रिप्लेस कर दिया। सो मिरर इमेज में D मुझे यहाँ पर दिखेगा, HA यहाँ पर दिखेगा, है ना। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर मैं इसको पूरा उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या होगा? वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये HA जाएगा इस D के ऊपर और ये D जाएगा इस HA के ऊपर। दैट मीन्स ये दोनों मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो क्या रिलेशनशिप हो गई इनके बीच में कि जो दोनों प्रोटॉन्स थे वो कैसे इनएंशियोटॉपिक है, इनएंशियोमर्स हो गए ना ये। तो अगर ये इनएंशियोटॉपिक हैं दैट मीन्स दोनों का सेम सिग्नल आएगा, है ना। और अगर मतलब दोनों सेम हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, तो आपस में कपलिंग नहीं करेंगे, दोनों का सेम सिंगलेट आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो P है उसका सिंगलेट आना है, तो बस आपको ये वाला ऑप्शन गिवन था कि P का सिंगलेट आएगा। इस वाले केस में जब आप ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पर इस बार क्या है, जो ये वाली मिथाइल है ये डैश पोजीशन पर है ऐसे, बाकी सब सेम है। यहाँ डैश पे दिखाओ, वैसे ही रिप्लेस करके देख लो, ऐसा कुछ बनेगा। अब डिफरेंस ये है कि अब ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, है ना। तो आपस में जब ये इनकी कनेक्टिविटी सेम है लेकिन मिरर इमेज नहीं है तो क्या बोलेंगे? ये डायस्टीरियोमर्स हैं, डायस्टीरियोटॉप्स हैं आपस में, है ना। डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो गए, दैट मीन्स दोनों का अलग अलग सिग्नल आएगा। जो भी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं दोनों का अलग अलग सिग्नल आता है। दैट मीन्स इस बार आपस में कपलिंग भी करेंगे। ये इसका इसकी वजह से डबलेट आएगा, इसका इसकी वजह से डबलेट आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन था कि Q shows AB quartet centered at this,
तो MSc टाइप क्वेश्चन था, P के लिए ये वाली स्टेटमेंट ठीक थी, Q के लिए ये वाली स्टेटमेंट। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपको ना ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, 4 ऑप्शंस में से कौन से वाले केस में पॉसिबल होगा। ये सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं, इन सारे ही केसेस में हम बना सकते हैं। आपको जल्दी से मैकेनिज्म बता देती हूँ सबका फटाफट, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा है CH2Br, मैग्नीशियम है, तो पहले आप क्या करेगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली कार्बन यहाँ पर अटैक करेगी, इसको बाहर निकालेंगे, वापस लाएंगे, क्या बना, इसने अटैक किया, ये CH2 है, यहाँ पे अटैक किया CO, CH3, ये तो चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है। यहाँ पर आता है, अगर कोई एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा इसको, तो ये बेस के जैसे भी काम कर सकता है ना। तो जो ये वाला H है वो अटैच्ड है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो ये बेस के जैसे एक्ट करेगा, यहाँ से H+ को निकाल लेगा। H+ के निकलते ही यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल के बाहर अटैक करवाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे CH2 है, इसके ऊपर अटैचमेंट हुई इस कार्बन की। अब इस कार्बन के पास एक तो ये डबल बॉन्ड है और एक है OET। नेक्स्ट में क्या, हाइड्रोलिसिस। जो इनोलिक ईथर्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। तो यहाँ से आप ऐसे क्लीव कराओ, इसको ऐसे करके दिखा दो एक ही स्टेप में। अब ये दिखा सकते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के सिंथेसिस हम कर रहे थे, यही चाहिए था हमें, तो ये भी ठीक है। फिर आता है यहाँ पर, ये क्या है, प्लस इधर माइनस है ना, डायरेक्ट लेव्स को यहाँ से बाहर निकालो, इसका अटैक करा दो। इसके बाद ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जैसे पहले हमने एक सेकेंड ऐसे बनाया था, ऐसे ये CH2 है, इससे अटैच हुआ ये वाला कार्बन ऐसे, इधर मिथाइल। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे Hg है, हमें क्या करवाना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाना है। आप पहले ऐसे कराओ, यहाँ से क्लीव करा दो, ठीक है। वाटर जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हटा दें इसको, एक स्टेप में करेंगे। यहाँ पे ऐसे आएगा, लास्ट में कीटो फॉर्म बनाएंगे, वही चाहिए था, वही मांगा हुआ है हमसे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से भी बन जाएगा। जो ये वाला केस है इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, नेफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बेस है, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से Br- बाहर जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा। इसके बाद जो नाइट्रो ग्रुप है उसमें नेफ रिएक्शन करवा के एसिडिक मीडियम में अभी होगा, नेफ रिएक्शन होगी, वो कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो बस ऐसे करके इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट थे। क्लियर हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये आपको बोला हुआ था ये P कंपाउंड है और ये Q है। इन दोनों के जो गोश इंटरेक्शंस हैं उनका आपको डिफरेंस बताना था। तो दोनों की पहले गोश इंटरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे जो ज़्यादा गोश में से कम। वैसे बोलता था कि डिफरेंस बिटवीन गोश इंटरेक्शंस ऑफ P एंड Q, तो आपको P में से Q को माइनस करना है, ठीक है। मुझे वैसे प्रॉपर याद नहीं है, बट हम दोनों ही निकालना सीख लेते हैं, डिफरेंस देख लेंगे फिर कैसे क्या करेंगे। ओके, तो ये आपके पास सिस डेकालीन है, ट्रांस वाला है, पहले इसको ड्रॉ करो, फिर स्टार्ट करेंगे काउंट करना। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले ये CSIR नेट में भी एक बार पूछा जा चुका है। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से स्टाइल हुआ था वहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंट है बट निकालनी वैसे ही थी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रांस वाला देखते हैं। सो हमने इसको ऐसे बनाया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। गोश इंटरेक्शंस निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो चेयर फॉर्म में अपने पास 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होती है वो भी एक काइंड ऑफ गोश इंटरेक्शन ही है, ठीक है। तो आपको वही तो काउंट करना है। इसके 1,3 पोजीशन देखो, ये 1, 2 एंड 3, ये वाला H, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये वाला H भी, यहाँ पे होने वाली है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 2 तो ये हो गई। अब ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये वाला H और ये वाला H इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी, टोटल कितनी है, 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। एक चीज़ देखो, नीचे तो H है ना, यहाँ पर ये H है, इसके यहाँ पे 1,3 पोजीशन में भी H है, ये तो स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे तो कोई 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की बात ही नहीं आएगी। सो टोटल हमारे पास 4 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, 4 गोश इंटरेक्शंस हैं। इसके लिए निकालेंगे। अब ये है सिस फॉर्म, हमें सिस सिस्टम बनाना है। मिथाइल हमने ऊपर दिखाया, H भी हमें ऊपर ही दिखाना है, लेट्स में यहाँ बनाया, ठीक है। इसके बाद ऐसे
देखो ये CH3 है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है जैसे इसमें दिखाया था हमने इन दोनों के लिए, है ना, यहाँ से इसके साथ इसके ऐसे और इसके भी, ये तो हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये H था एक्चुअली अटैच था, इन H के साथ नहीं हुई इंटरेक्शन, इस बार क्या है CH2 ग्रुप है, तो जो ये दोनों H हैं इस बार इनके पैरेलल क्या है CH2 ये वाला ग्रुप, ऐसे ये वाला बॉन्ड CH2 यहाँ पर, तो इस बार तो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, ये वाले हमें काउंट करनी पड़ेगी, ये भी 4 हो गए टोटल। एक चीज और देखो, जो ये वाला H है वो इस वाले बॉन्ड के साथ भी 1-3 रिलेशन में है, 1-2-3 है ना, 1-3 रिलेशनशिप में है, तो यहाँ भी एक इंटरेक्शन होगी। टोटल कितनी हुई 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 - 4 कितना होगा 1, तो इसका आंसर आपको 1 फिल करना था। NAT टाइप क्वेश्चन था, डिफरेंस पूछा हुआ था गोश इंटरेक्शंस का, तो आंसर 1 आएगा इसका। आगे देखते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, देखो इसका ना फर्स्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो आप कर लोगे। ल्यूइस एसिड है, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है COCF3, ठीक है, तो पहले लेट से इसने जिंक को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है माइनस, दिया है प्लस, ठीक है, हमने ऐसे दिखाया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ओपन करके दिखा सकते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पे, है ना, तो कैसे बनाएंगे, ये तो चार्ज हटा देंगे हम यहाँ से, यहाँ लगाएंगे पाई बॉन्ड जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्लीव करवा सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो है ये, क्योंकि कार्बन जो है वो सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो बस इसको निकालो बाहर, इसको यहाँ पे अटैच कराओ, यानी कि जो ये वाली कार्बन है वो इस वाली कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, तो क्या बनेगा, इस पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है, ये क्या है अपने पास, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, देखो इस सिस्टम में ना स्ट्रेन है, मैंने ऐसे लिखा कि हमें समझ में आए, मतलब रिएक्शन करना ना इजी हो, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में यहाँ पे स्ट्रेन है इस टाइम पे, तो इसको हम ओपन करा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, देखो ये ऐसे, मैं 4+2 साइक्लिक एडिशन रिएक्शन करवा रही हूँ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इससे होगा ये कि जो ये वाली कार्बन है वो इस वाली कार्बन से अटैच होगी, और जो ये वाली कार्बन है वो इस वाली कार्बन से अटैच होगी, ठीक है, ये आपको ना हिंट मिल सकता था अगर आप इसके ऑप्शंस ध्यान से देखते, तो क्या होगा अभी यहाँ पर, ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, अब इस वाले कार्बन का बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ ऐसे, इसका बॉन्ड इसके साथ ऐसे बनाया मैंने, इस पे लगे हुए 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अब जो ये वाली कार्बन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है और ये इससे अटैच्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, तो बस यही करना था। अब आता है यहाँ पर, इसमें पूछा हुआ था ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं, ये भी MSQ टाइप क्वेश्चन है, ऐसे कौन से रिएक्शन है जिसमें हमें 3-फिनाइल साइक्लोपेंटेनोन मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया साइक्लोपेंटेनोन, और ये बोल रहे हैं 3-फिनाइल, यानी कि 3rd पोजीशन में फिनाइल चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाली रिएक्शंस में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाली देखते हैं। अब ये काइंड ऑफ अपनी ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म देखना। सबसे पहले PHI है और पैलेडियम है अपने पास, है ना, OAC2। सबसे पहले होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि सारे बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करेगा ये, यहाँ पे पैलेडियम है, इसके पास एक OAC, एक OAC, एक फिनाइल, एक आयोडाइड, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर है पाई बॉन्ड, इंटरेक्शन होगी पैलेडियम के साथ, OH वैसे का वैसे, ये जो फिनाइल ग्रुप है यहाँ लगाया हमने, पैलेडियम यहाँ लगाया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जो जिस भी साइड से पैलेडियम लगेगा यहाँ पे, अगर आप वेज पे लगाओगे, अगर ये वाला बॉन्ड वेज पे दिखाओगे तो आपको ये भी वेज पे ही दिखाना है, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये वेज पे है, इसको वेज वाला H ही चाहिए, सही है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो किस पे होगा वो तो डैश पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ के चांसेस है कि अगर ये वेज पे होगा निकाल लेगा इसको, कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और ये बाहर,
ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पाई बॉन्ड। आया पाई बॉन्ड, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे फिनाइल है, अभी इनोल फॉर्म में है, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दो, जो चाहिए था वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटेनॉन। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वाले केस में तो हमें मिल रहा है जो चाहिए था। सेकंड पे आते हैं, LDA है, एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, यहाँ से Br- बाहर भेजो, अटैक कराओ। ये वाली रिएक्शन हमने देखी थी जब हम कैरियोथेर सीरीज का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो यहाँ पे आया SePH, H2O2 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन। जब भी हेटेरो एटम हो और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो क्या होगा, पहले उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन करा देंगे, ये बाहर, यहाँ से इसको निकाल दो, ये तो ये बन गया, ये तो नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, फिनाइल लिथियम है, लिथियम आपको पता है हार्ड होता है, तो अगर हार्ड है तो यहाँ पे तो रिएक्शन का मतलब ही नहीं बनता, 1 to डायरेक्ट एडिशन होगी। तो यहाँ पर ये बना O-, इधर आया फिनाइल, वर्कअप करा देना, OH हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसको वापस प्रोटोनेट करेगा। मान लो हमने वाटर रिमूव करवा दिया, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, वाटर जैसे रिमूव होगा यहाँ से H आ जाएगा ऐसे करके। सो फाइनली हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, तो ये भी आंसर नहीं है। लास्ट में आते हैं, इस बार है गिलमन रिएजेंट, कॉपर होता है सॉफ्ट, ये करेगा 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। तो इस बार आप ऐसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर O-, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ फिनाइल। नेक्स्ट स्टेप में इसको वापस लाओ, H को यहाँ लगा दो, चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये थे आपके सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो अपने गेट के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक वाले। यहाँ पर आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बताने थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई कितने हैं, डेल्टा कितने हैं। सही है, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो एक काम करते हैं, जो मोलिब्डेनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास है CH3COO, देखो ऐसे बनाएंगे CH3COO, ये लिगेंड है। ठीक है, ये अटैच्ड है मोलिब्डेनम के साथ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो -1 होगी, इस ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हटाओ यहाँ पे 2x + 4 × -1 = 0, कोई चार्ज तो है नहीं, सो 2x = +4। मोलिब्डेनम जो होता है उसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास 2 मोलिब्डेनम है, टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। हमें दिख रहा है कि जो दोनों की मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, यानी कि इसमें से मैं -4 कर दूं, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे, 8 बचे। अब ना अगर आप थोड़ा सा एमओ डायग्राम बना के देखो, यहाँ पे सिग्मा पाई पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड, दैट मीन्स एक सिग्मा है, 2 पाई है और एक डेल्टा बॉन्ड है। 1 to 1 होना था इसका आंसर। फिर यहाँ पर आते हैं, ये आपका ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। क्या होगा है, 2 के साइन चेंज हुए, कांस्टेंट रहा, ऐसा कब होता है, अगर हम C2 एक्सिस अप्लाई करते हैं तो। अब ऑप्शंस में आपको एक C2x गिवन था, एक C2z गिवन था, आप इसको x मान लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी सॉल्व करो आगे उसमें कुछ और ऑप्शन था। मेन पॉइंट ये है, इसको आप x y z मान लो, चाहो तो इसको ऐसे ही मान सकते हो कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। तो जब ये ऐसे चेंज हो तो क्या हो रहा है, देखो y और z चेंज हुए, x वैसे का वैसे है। अगर आप ऐसे लेट करोगे तो आपको करना पड़ेगा C2x लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो C2z वाला ऑप्शन था वो करेक्ट बैठ रहा था, तो इसको x y z मान लेते हैं कि पहले हमने C2z अप्लाई करी तो क्या हुआ, x और y के साइन चेंज हो गए, z वैसे का वैसे, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने C2z अप्लाई करी, फिर क्या हुआ, कोई ऑपरेशन यहाँ पे किया है, ये दोनों जैसे का साइन वैसे का वैसे है, इसका और साइन चेंज हो गया, तो सिर्फ एक का साइन चेंज हुआ है। अगर एक का साइन चेंज क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो कौन सा लगाया होगा, x और y का साइन चेंज नहीं हुआ तो हमने सिग्मा एक्स वाई ही अप्लाई किया होगा, तभी x और y कांस्टेंट है, z का साइन चेंज हो गया। तो ऐसा एक ऑप्शन था कि पहले वाला ऑपरेटर अपने पास C2z है, दूसरे वाला सिग्मा एक्स वाई है, उसको मार्क करना था।
फिर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी सेरियम 3+ की मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको स्पिन ओनली वैल्यू बतानी है, सिर्फ पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी बोहर मैग्नेट्रॉन में बता दो। तो आपको सिर्फ स्पिन ओनली वाली नहीं बतानी है, आपको प्रॉपर वैल्यू निकालनी है पूरी। ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी काउंट करेंगे आप। क्लियर है? सो इस वाले केस में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, पहले हम जी की वैल्यू निकालेंगे, जी के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब सेरियम 3+ यानी कि F1 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन है, +3 +2 +1 ऐसे लिखते हैं एल की वैल्यूज, है ना। तो स्पिन तो हाफ है, एल है +3, जे कितना होगा क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है, सो एल - एस यानी कि 3 - हाफ कितना आया 5/2। ठीक है, तो मेरे पास एल की वैल्यू आ गई है 5/2, स्पिन की वैल्यू आ गई है हाफ। पुट करेंगे यहाँ पे, जे की वैल्यू 5/2 है, पुट कर लेना, आपकी जी की वैल्यू आएगी 6/7। इसको यहाँ पुट करते हैं, जी है 6/7, जे है 5/2, पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 2.53। क्लियर है? एनी टाइप क्वेश्चन था, आपको फिल करना था। फिर अपना ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको करना था डीकार्बोनिलेशन, और जो प्रोडक्ट आएंगे उनकी आपको परसेंटेज बतानी थी। ऑप्शन में परसेंटेज भी गिवन थी। अब एक चीज देखना, जब डीकार्बोनिलेशन होगा बस एक चीज ध्यान रखो कि जो ये CH यहाँ पे आगे इंसर्ट होना है इसने, है ना, तो ट्रांस वाला जो है ना इसका कोई रूल नहीं है, ट्रांस वाले पे इंसर्शन नहीं होती है। क्लियर है? तो क्या होगा, या तो ये CH3 इसकी पोजिशन ले, यानी कि ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो, एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली है कि ये वाला ग्रुप हट जाए। ठीक है, दूसरी वाली कौन सी है कि जो ये CH3 है वो इसकी पोजीशन ले, यहाँ पे क्या हो CO रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ये है। अब ना क्योंकि इसको यहाँ पे उन्होंने लेबल करके दे रखा है तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं। एक तो हमने इसी को निकाल दिया, अगर इसको निकाल तो क्या बनेगा, तो होगा ये कि यहाँ पे CH3 और बाकी यहाँ पे CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, ऊपर भी CO, एक तो ये बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके सामने वाला जो इसके ट्रांस है इसके लिए तो CC है ये, है ना, निकल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये CO13 है, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे CO, यहाँ भी CO। ठीक है, इसके बाद इसके लिए ये सिस है तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे CH3, यहाँ CO13, ये नीचे भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है CO13 है, ऐसे इसके लिए ये भी सिस है, तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी बनती है कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ CO13 रखो, बाकी CO लगाओ। अब एक चीज का ध्यान दो, जो ये वाला स्ट्रक्चर अपना आया है और जो ये वाला है दोनों सेम है। कैसे? जो ये CH3 है ये इसका सिस में है, यहाँ भी इसका क्या है सिस में है, दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए। तो अगर सेम है, हमने क्या देखा है, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। सो सबकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी 25% होनी, मतलब ऐसे इतनी रहेगी 25, सबको 25 दे दो, इसको भी 25 दे दो। अब ये दोनों डिफरेंट है, 25 रहेंगे, ये दोनों सेम है, 25 + 25 50 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन था जिसमें 25 50 दे रखा था, आपको वो वाला मार्क करना था। क्लियर हुआ? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है इसलिए 50 बोल रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर दिया हमने। सही है, आगे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये ना MSQ टाइप क्वेश्चन था, आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन थे, बताना था कौन सा इनमें से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, देखो उसको काउंट करते हैं। इसके पास 9, यहाँ से 5, यहाँ से 1 1 1, कितने हो गए, 9 + 5 14 15 16 17 18, ये वाला बॉन्ड मैंने मिस कर दिया, ये भी था। ठीक है, टोटल 18 बॉन्ड्स हैं, तो ये ठीक है। ऐसे ये भी ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 - 1 18। तो ये दोनों जो ऑप्शंस थे ये करेक्ट थे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा था, ये भी MSQ टाइप क्वेश्चन था कि जो ग्रुप 1 मेटल्स हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, वो हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिएक्टिविटी विद वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये है इनकरेक्ट। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। जो रुबीडियम और सीजियम होते हैं वो तो एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में, अगर आप वाटर में डालोगे उसको। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये वाला पॉइंट ठीक है, सिर्फ लिथियम ही है जो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ,
पूरे एल्कली मेटल्स में से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है। फिर आती है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर पर ऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर ऑक्साइड्स की यानी कि ग्रुप 1 मेटल्स के पर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए एंड सी थे इसके करेक्ट आंसर्स। आगे आते हैं, ये आपके एनालिटिकल का क्वेश्चन था, इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस इज मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस वाली टेक्निक में, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर कि कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S रिलीज होंगे इन तीनों में। जो जे केमिस्ट्री ऐप के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने ऐसा कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी दिया था और साथ में हमने क्लास टेस्ट में भी किया है। आई होप आप ठीक करके आए होंगे। अगर हम बात करें रुब्रिडॉक्सिन की, क्या होता है फॉर्मूला, Fe1S0, यानी कि इसके पास एक भी लेबाइल सल्फर नहीं है, तो अगर एक भी लेबाइल सल्फर नहीं है तो नहीं जाएगा, H2S बनेगा ही नहीं, कन्वर्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे है 0। यहाँ पर आते हैं Fe2S2, इसमें 2 लेबाइल सल्फर हैं, तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे 4H+, यहाँ से हमें 2H2S मिल जाएंगे, ठीक है। जितने सल्फर होंगे तो निकलेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें जो हमारे पास है Fe2S2, ये है दोनों लिबाइल हैं तो दोनों निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है 4 आयरन हाइड्रोक्सिन Fe4S4, तो यहाँ से ये चारों लिबाइल हैं, चारों निकलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे 0, यहाँ से 2, यहाँ से 4, तो जो ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं, सारी कवर कर ली हमने, हाँ आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर बताने हैं कि इस वाले स्पेक्ट्रा में इसके IR स्पेक्ट्रा में कितने बैंड्स देखने को मिलेंगे। Mn+3 हाई स्पिन में गिवन है, ठीक है, +3 यानी कि D4 हो गया। जॉन डायरेक्ट डिस्टोर्शन आ गया, ठीक है। जो ये वाले दोनों बॉन्ड्स होंगे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में होंगे, ये चारों डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो इन दोनों का 1 और इन चारों का 1, सो 1:2, यानी कि 2 बैंड्स आएंगे, रेशियो ये वाली रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये गिवन था कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये किसी केटायनिक स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है और कुछ कलर गिवन था, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है जो सोल्यूबल होता है डाइल्यूट एसिड में, तो कौन सा केटायनिक स्पीशीज कौन सी होगी, आंसर ये वाला है, ठीक है। बस मुझे इसमें ये डाउट है, यहाँ पे सोल्यूबल लिखा हुआ था, इनसोल्यूबल लिखा हुआ था। अगर सोल्यूबल गिवन था डाइल्यूट एसिड में फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर इनसोल्यूबल लिखा था क्वेश्चन में फिर मुझे डाउट है, फिर तो ये नहीं होगा, फिर ये पक्का नहीं है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि चांसेस यही है कि सोल्यूबल लिखा हुआ था, तो फिर यही वाला आंसर होगा, ठीक है। बाकी जब ऑफिशियल पेपर आ जाएगा साइट पे फिर देख लेंगे एक बार। यहाँ पर आते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बात हो रही है, आपको बताना था कि रेट कांस्टेंट जो हमारे पास गिवन है इनका ऑर्डर क्या होगा। इस वाले केस में पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, सबसे फास्ट होगा इसमें, सो K22 सबसे आगे, देन दिस, ये वाला आंसर रहेगा। इसके बाद बात हो रही थी OO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में और ऑक्सी हीमोसाइनिन में। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में अटैच्ड होता है और यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म में। सो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम यहाँ पर हो गया, इसकी वैल्यू अराउंड 800 आती है, 800 पर सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन था उसमें आई थिंक वैल्यू गिवन थी 744। सो जो भी 800 के आसपास वाली वैल्यू होगी उसको हम मार्क करेंगे। सो 744 क्वेश्चन में गिवन था। ये 1100 के आसपास आती है, आई थिंक ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1136 गिवन थी, तो आप वो वाली मार्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद ना मुझे इसका एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा क्या था, बट ये वाले ऑप्शंस गिवन है, इसको हम देख लेते हैं। आपको बताई थी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली बात, इसको हम लिख सकते हैं B5H5 4-, ये हो जाएगा B10H10 4-, यानी कि दोनों क्या है, सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, नीडो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं तो फिर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बोरोन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा होती है एसिडिटी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखें तो क्लोजो नहीं है, नीडो है, और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इसको फ्यूज करवाते हो मेटल के साथ आपको ये मिलता है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। पॉइंट ग्रुप पूछा था SF6 का, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, सो पॉइंट ग्रुप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे थैलियम हैलाइड्स के बारे में आपको बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है, थैलियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है डिस्टोर्टेड NaCl,
इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है CL के जैसा, ये ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। थैलियम फ्लोराइड हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बाकी हैलाइड्स स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डायमॉर्फिक होता है और साथ ही इसमें मेंशन कर रखा है इसके साथ ही कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने +3, जबकि गलत है, वो +1 में है यहाँ पे। ये ऐसे है, थैलियम +1 I3-, ठीक है। सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था बायो इनऑर्गेनिक से मैच द फॉलोइंग करके था, तो ये वाली एंजाइम्स होंगी, ठीक है, ये वाले मेटल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम्स, ठीक है। आगे चलते हैं फिजिकल वाले सेक्शन पे। जो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नेट में तो पूछे जाते हैं, गेट में ये फर्स्ट टाइम आया है। ओके, सबसे सिंपल ये वाला है, जो स्फेरिकल रोटर होते कौन से होते हैं? परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो हमारे पास एक है टेट्राहेड्रल वाला एग्जांपल SiH4, हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। ओब्लेट जो है बेंजीन गिवन था, प्रोलेट में आपके पास ये वाला एग्जांपल था, एसिमेट्रिक में ये होगा। इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो ये कि यहां पर तो ऐसे है, ये C3V पॉइंट ग्रुप है इसका, C3V वाले प्रोलेट होते हैं, ठीक है। इस वाले केस में पॉइंट ग्रुप C3V नहीं है, यहाँ पे CS पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे होगा, ऐसे लॉन पेयर है ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है? पॉइंट ग्रुप CS है, और CS पॉइंट ग्रुप वाले क्या होते हैं? एसिमेट्रिक रोटर वाले क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर, आपको पता है IR एक्टिव कौन सा है, तो ये तो नहीं बात करेगा इनएक्टिव, क्योंकि डायपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी, तो ये है IR इनएक्टिव, ये दोनों एक्टिव हैं। ऐसा ऑप्शन जो भी था आप मार्क करेंगे, ऑप्शन मतलब जो ये A वाला था, ABC गिवन था शायद, A वाला इनएक्टिव है, बाकी दोनों एक्टिव हैं। फिर आता है यहाँ पे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन एंगल आपको फाइंड आउट करना था। ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला होता है ना, सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे कि इसमें आपको एटॉमिक रेडियस गिवन थी। D क्या होता है? D होता है A/√of h² + k² + l², ठीक है। प्लेन्स का साइड आपको ये वाला गिवन था 3 to 1, ये तो पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, है ना। मेन आपको एक ही वैल्यू चाहिए। BCC लैटिस गिवन थी, BCC लैटिस में √3a = 4r होता है, तो हमने a को ऐसे निकाल लिया, r की वैल्यू आपके पास गिवन है, पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 29.93। इसके बाद ये क्वेश्चन था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसमें आपको मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। ई सेल की वैल्यू गिवन है, दोनों रिएक्शंस के लिए आपको इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थी। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इन और सेल फाइंड आउट कर लेंगे, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसके रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 0.28 वोल्ट, सही है। अब लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log ऑफ, इक्वेशन पे आते हैं, क्या है ये? कॉपर 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, सो एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस इनटू एक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, ऐसे करके, ठीक है। हमें चाहिए मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी क्या होता है? गामा इंटू में कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी को रिमूव करके आई कैन राइट गामा प्लस, और जो कराएं उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फेट के प्लेस पे गामा माइनस इनटू सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन। ये गिवन हमें 1 मोल पर केजी, ये भी 1 मोल पर केजी, ये भी 1 मोल पर केजी, हटा देंगे इसको, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो, गामा प्लस इनटू गामा माइनस, में लिख सकती हूँ गामा प्लस माइनस, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका स्क्वायर है, और सी की वैल्यू कितनी है? 1 है, हटा सकते हैं इसको। तो ये हमें करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, सो n की वैल्यू भी 2 हो गई यहाँ पर। एक सेकेंड, ये वैल्यू भी 2 है, लोग a⁻2 मान लो, क्या होता है? 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। 2 को यहाँ से आगे ले आओ, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ f है। RT/F की वैल्यू आपको गिवन थी 0.0256, ई सेल की वैल्यू वैसे आपके पास है 0.36, ई नोट सेल है 0.28, माइनस 2 हम कैंसिल कर चुके, कितना बचेगा? 2.303, ये वैल्यू है 0.02
5 6 log ऑफ गामा प्लस माइनस। सॉल्व कर लेना इसको, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, आंसर आएगा 0.0439। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर ना आपको बताने थे नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। ये आपको एक कंप्लीट वेव फंक्शन गिवन है जिसमें रेडियल पार्ट भी है और एंगुलर पार्ट भी है, क्योंकि क्वेश्चन में देखा था नंबर ऑफ नोड्स बताने, दैट मीन्स रेडियल निकालेंगे, एंगुलर निकालेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज गिवन थी, हम डायरेक्टली यहाँ ले लेते हैं, बेसिकली जो मेरे रेडियल और एंगुलर पार्ट गिवन है वो। तो इस वाले पार्ट को यूज करके हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। आर की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आर को यहाँ पे 0 पुट करूँ तो भी ये पूरा वेव फंक्शन खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं आर को पुट कर दूं इन्फिनिटी तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस जेड इंटू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। सो आर को अगर हम लिखेंगे इन्फिनिटी तो भी वेव फंक्शन 0 हो रहा है, लेकिन बात ये है कि ये दोनों तो बाउंड्री कंडीशंस हैं और बाउंड्री पे नोड नहीं होता, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन तो हम इग्नोर करते हैं, तो बस ये वाली चीज़ तो हट गई। क्या पॉसिबिलिटी इसके अलावा कि जो ये वाली टर्म है ये 0 हो जाए, यानी कि 6 माइनस जेड आर बाई ए नॉट टू द पावर 5/2 ये 0 के इक्वल हो जाए। कैसे होगा 0 के इक्वल, अगर 6 इज इक्वल टू जेड आर बाई ए नॉट हो जाए तो, यानी कि आर इज इक्वल टू 6 ए नॉट बाई जेड, ठीक है। तो अगर आर की ये वाली वैल्यू होगी तो भी ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर नोड है, तो हमने निकाल लिया कि एक रेडियल नोड तो पक्का प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एंगुलर नोड्स की। आपको सिर्फ कोस थीटा गिवन है। अगर हम बात करते हैं एंगुलर पार्ट की तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये साइन टू द पावर, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चाहो तो वापस लिख लो, एम थीटा देन कोस टू द पावर एल माइनस एम थीटा एंड देन ई टू द पावर आयोटा एम फाई। ये आपका होता है एंगुलर वेव फंक्शन। कांस्टेंट वैल्यू हमने हटा दी, सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, ये वाली टर्म भी नहीं है। दैट मीन्स ये कब गायब हो सकती है, अगर m की वैल्यू में 0 कर दूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वाली टर्म्स नहीं है हमारे फंक्शन में, सो m इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन ये वाली है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कितना है, 1 है। दैट मीन्स l माइनस m इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। m तो 0 है, दैट मीन्स l इज इक्वल टू 1 आ गया। l क्या होता है, एंगुलर नोड्स ही होते हैं, ठीक है। l की वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। सो अपने पास एंगुलर नोड भी 1 है, रेडियल नोड भी 1 है, टोटल कितने हो गए 2। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2 टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। क्लियर है। आगे आते हैं। एक ना ये वाला क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट से, कुछ ऐसे आपको फिगर बना के दे रखी थी, ठीक है। अब बात ये है कि ये सारी साइड्स डिफरेंट थी। क्लियर है, सारी साइड्स डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर आप साइड्स को ए बी सी लेके चलोगे, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, पहली बात, ठीक है। और जो एंगल है वो सारे ही 90 डिग्री, आपको हर जगह 90 डिग्री दिख रहे हैं। सो एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जब मैंने आपको सॉलिड स्टेट करवाया था यूट्यूब पे भी मैंने आपको बताया था, ऐसे वाले क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं, ये वाली जो कंडीशन होती है वो ऑर्थोरोम्बिक में होती है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ऑर्थोरोम्बिक। बाकी आंसर क्या आती है ऑफिशियल वाले तो देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये भी एक क्वांटम का क्वेश्चन था, आपको इसमें बताना था कि n की वैल्यू कैसी होगी। ऐसे वाला क्वेश्चन पहले भी गेट में आ चुका है। क्या करना था, सिर्फ एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट था कि इसको आप ऐसे लिख दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कैसे लिखा है मैंने, ये LX स्क्वायर प्लस LY स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या लिखा है, इसको इक्वल लिख दिया L स्क्वायर माइनस LZ स्क्वायर के। क्लियर है, बस फिर तो कुछ नहीं करना। इसकी आइजन वैल्यू लिखी हमने, इसकी भी लिखी, बाकी सब कुछ सेम रखा। ये L और M की वैल्यूज होती है, तो L अपने पास 2 है, M 1 है, L को 2 रखा, M को 1 रखा, ठीक है। दोनों तरफ वेव फंक्शन था एंगुलर वाला, हटा दिया उसको कॉमन लेके, ये वाला पार्ट बचा हुआ है सिर्फ। यहाँ से 6 आएगा, 6 माइनस में कितना होता है 5 होता है। 5h का स्क्वायर इज इक्वल टू NH का स्क्वायर, कैंसिल कर दो, N इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था पॉलीमर वाले पार्ट से, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रूट n डॉट l बाय में रूट 6। ये क्या है,
रूट मीन स्क्वायर, रेडियस, ठीक है, आप ऐसे लिख लो, फॉर्मूला तो ये है। अब ना एल की वैल्यू तो आपको गिवन है नैनोमीटर में, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी नैनोमीटर में ही फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्या था, आप ये कैसे निकालोगे, आपको ना पूरे पॉलीमर का वेट गिवन था और ये पॉलीथाइलिन पॉलीमर है, यानी कि इसमें जो मोनोमर होगा क्या होगा, मोनोमर इथीन रहा होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, एक जो इथीन उसका मास कितना होगा, 12 + 12 24, 24 + 4 28, इसका 28 है और पूरे पॉलीमर का मास इतना है। आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ये वाली यूनिट्स कितनी है, कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। जब आप इसको डिवाइड करोगे 28 से, ही इक्वल आ जाएगी किसके, 30,000 के, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एन की वैल्यू, आपको रूट एन करना है, लिखा हमने, इनमें वैल्यू डाली नैनोमीटर में, नैनोमीटर में आंसर चाहिए था, सॉल्व करेंगे पूरा, ये आएगा 10.89 नैनोमीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन अगेन वहाँ से था, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। इसमें ये बोल रखा था कि जो ग्राउंड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन दूसरे वाले स्टेट के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है, तो हमने ग्राउंड स्टेट को लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। आपको डेल्टा ई की वैल्यू गिवन थी और साथ ही में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी पर सेंटीमीटर पर केल्विन में गिवन थी, तो यूनिट कन्वर्जन का भी पंगा नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा हुआ था आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना है आंसर, सो इसको हम लिख देंगे 3124, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है इस इक्वेशन में, उसकी यूनिट क्या होगी, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वही उसकी भी होगी, ठीक है। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ये अपने पास जनरल फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, यूनिट है ना, सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू 2 कर दो, ये हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो ऐसे ही a की यूनिट भी इतनी हो जाएगी। क्लियर है, आगे आते हैं। चलो, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट कर रखा था अपना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चैनल के ऊपर ना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है वहाँ से कि कैनोनिकल इंसेंबल में कौन से वाले पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कह लो या फिर कॉम्पोजिशन कह लो, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में कॉम्पोजिशन था, तो ये तीनों करेक्ट होंगे। MSQ टाइप क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर आते हैं, K और P में क्या रिलेशन होगा, नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कंसीडर करना है। यहाँ पर आए, ये रिलेशन होता है, P को नीचे लिखा हमने, ऊपर दिखा दो। सो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर -1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन गिवन थी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो मेन पॉइंट था आपको ये निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये फॉर्मूला, 1 माइनस मोलिकुलैरिटी। आपको एक एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन गिवन थी, 1 - 2 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास थी। ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लिया, सॉल्व करेंगे, ये आएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन था फेज डायग्राम से, ये जो यहाँ पे डोडी लाइन शो कर रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 atm, यानी ये 1 atm प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ये भी MSQ टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि हमारे पास में दिख रहा है कि dp/dt जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है x का, x कोई सब्सटेंस था जिसके लिए ये बनाया गया था। सो जो मेल्टिंग पॉइंट है x का क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। वह स्टेटमेंट ठीक थी। अब एक चीज़ देखो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्या बोलते हैं कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो वेपर प्रेशर है इंटरनल वाला, अगर वो 1 atm के इक्वल, क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इक्वल हो जाता है तो, है ना। अब क्या देखा है, देखो 1 atm नीचे रह गया है, अभी भी देखो यहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका यहाँ पे जो है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे डज नॉट हैव अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों जो ऑप्शंस थे वो करेक्ट थे। इसके बाद एप्टीट्यूड के मुझे ये 2 क्वेश्चन याद हैं, लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी में देखा था। एक तो ये सिंपल इंग्लिश वाला क्वेश्चन था, इसमें टायर और टायर वाला रहेगा, और फिर एक था कि एक स्फीयर है रेडियस r का, उसको फिट करना है हमने क्यूबिकल बॉक्स के अंदर। सो मिनिमम वॉल्यूम कितनी होगी, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है यहाँ पर,
तो इस वाली वॉल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो इस क्यूब की हाइट, जो इस क्यूब की साइड है, ठीक है। लेट्स से क्यूब की साइड मैंने बोल दिया a, क्लियर है। और स्फीयर की रेडियस कितनी है, r है, ये भी r, ये भी r, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2r। सो अगर मुझे फाइंड आउट करनी है इस क्यूब की वॉल्यूम, क्या होती है, a क्यूब यानी कि 2r का क्यूब, 8r क्यूब, ठीक है। ऐसे करके हम ये वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 65 आपके पेपर में, उनके हमने मेमोरी बेस्ड सोल्यूशन देख लिए हैं। अब बाकी जब अपनी ऑफिशियल आंसर की आएगी वहाँ से मैच कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई वैल्यू हमने कुछ और ले लियो एग्जाम में, कुछ और, तो वहाँ से हो सकता है। बाकी हमने मेथड चेक कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वीडियो खत्म होती है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँ, एग्जाम अगर अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस वजह से आपका नेट का एग्जाम खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नेट के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवाइज करो। जो मिस्टेक्स आपकी इस वाले एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से हो गई हैं, उनको आपको नेट में रिपीट नहीं करना, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।